हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम सेहत आपकी। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे हैं शिज़ोफ्रेनिया के बारे में और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप इनको जानते हैं, मोज़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनको पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स में देख चुके हैं और आज के हमारे इस टॉपिक पे हमें आपके लिए कीमती मालूमात एक बार फिर फ्राहम करेंगे। मज़े साहब, आपका बहुत शुक्रिया और हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे नाज़रीन के लिए कीमती मालूमात लेकर आते हैं ताकि उनके जो मेंटल हेल्थ के हवाला से प्रॉब्लम्स हैं वो उन प्रॉब्लम्स को समझ सकें और उनका इलाज करवा सकें। जी आज का थैंक हमारा जो टॉपिक है शिज़ोफ्रेनिया। आप हमें इसके बारे में बताएं कि ये क्या है और किस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें होते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है क्या? जी सबसे पहले थैंक यू सो मच। वेलकम। आपने एयर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पे हमें भी जो है ना अपने टीवी के प्रोग्राम में हमारे साथ कोलैबोरेट किया और इन्फॉर्मेशन की एक सीरीज़ हमने शुरू की। आई होप कि ऑडियंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और अवेयरनेस के जितने भी हमारे सेशंस हैं बहुत अच्छा फीडबैक रहा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक तो यू सो मच। आज हम बात कर रहे हैं शिज़ोफ्रेनिया। जी। ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है या एक ऐसा दायमी आर्जा है जिसमें इंसान की जो सोचने समझने और बिहेव करने या इंसान के जो रवैये होते हैं उनके ऊपर असर होता है इसका। सही। इंसान की जो ब्रेन की फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सही। न्यूरोकेमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनको कहा जाता है उनका इम्बैलेंस हो जाता है और इन इम्बैलेंसेस की वजह से इंसान के जो सोच होती है वो इफेक्ट होती है। इस तरह से जैसा कि एक चीज़ जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है ये पर्सन उसको परसीव कर रहा होगा। आमतौर पे लोग उसको नहीं देख पा रहे, सही। नहीं सुन पा रहे, सही। लेकिन इस पर्सन के साथ क्योंकि ये आर्जा है तो ये ऐसे देख रहा होगा जैसे इसके पास कोई पर्सन बैठा हुआ है। इवन कि ये समटाइम उससे बात भी कर रहे होते हैं, ओके। जिसको आम तौर पे लोग देख के कहते हैं कि ये पागलपन की बीमारी है। तो इसको शिज़ोफ्रेनिया का नाम दिया गया है जिसमें इंसान ऐसी चीज़ों को परसीव करे जो एग्जिस्ट नहीं करती जिनका या वजूद नहीं समटाइम होता। एग्जैक्टली या समटाइम ऐसा भी होता है कि चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं इंसान उससे जो है वो इंटैक्ट नहीं रह पाता, यानी उसके लिए रियलिटी कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसके लिए वो एब्सेंट है, वो उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, वो एक अपनी दुनिया में अपनी ख्यालात की दुनिया में चला जाता है। तो इसको हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। फाइन। इस प्रॉब्लम जो शिज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है इसकी रीजंस क्या होती है? क्योंकि आजकल हम अक्सर देखते हैं छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनको जो चीज़ें नहीं होती हैं वो नज़र आती हैं। देखें शिज़ोफ्रेनिया मोस्टली अडल्टहुड में या बड़ों की एज में ये देखने को मिलती हैं। सही। इसमें जो वजूहात की बात है वो है कि इसकी कोई एक स्पेसिफिक वजह अभी तक फाइंड आउट नहीं की जा सकी। रिसर्चेज जो बताती हैं वो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। सम टाइम आपके जीन्स में एक डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, जब तक इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होगा तब तक वो सरफेस पे नहीं आते सिम्टम्स। ठीक है, तो उस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या सम टाइम कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें ट्रिगर होती हैं। तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि समझा जाता है कि ये इसकी वजह हो सकते हैं या एक से ज़्यादा वजूहात इसके अंदर जो है हो सकती हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, केमिकल्स का जो एक ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, उनके जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा होता है। कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ जो ज़रूरी होते हैं उनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। यस एग्जैक्टली। और इस इम्बैलेंस की वजह से जो इंसान की फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं और बिहेवियर्स हैं वो सब के सब चेंज हो जाती हैं। नॉर्मल लोगों से ये पर्सन हट के जो है ना वो बिहेव कर रहा होता है और एक अलग नज़र आ रहा होता है। उसकी स्पीच इफेक्ट हो जाती है, समटाइम वो बिल्कुल फ्लैट इफेक्ट के साथ, जिसको कैटाटोनिक इफेक्ट कहते हैं, उसमें चला जाता है कि उसको कहीं भी बैठे हुए अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रह जाता। एग्जैक्टली, वो एक एब्सेंट माइंडेड आपको नजर आता है। ठीक है।
मज़हर साहब, इस प्रॉब्लम की तशख़ीस कैसे की जा सकती है? क्योंकि आपने कहा कि ये बच्चों में जी, कम होता है, ज़्यादातर ये जो है वो एडल्ट एडल्ट, एज में यस। पाया जाता है। तो तशख़ीस कैसे की जाती है कि यही प्रॉब्लम है? जी, इसकी तशख़ीस के लिए भी एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेता है कि सही, इसका कोई और मेडिकल इशू तो नहीं है, ठीक है, इसका प्रायर ट्रीटमेंट क्या-क्या रहा है, सही। उसके जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हुँ, उसकी सोशलाइजेशन कैसी है, सही। उसका फैमिली बॉन्डिंग कैसी है, हुँ, मतलब ये सारी चीज़ें एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेने के बाद जो है ना वो डायग्नोसिस की तरफ जाया जाता है और इसके लिए प्रॉपर एक क्राइटेरिया दिया गया है ठीक कि है, पिछले 6 माह के अंदर ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं सही, तब डायग्नोस किया जाता है। ठीक है। और इनके लिए कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है, जिस तरह हम कोई ब्लड टेस्ट करते हुँ, हैं या हुँ, कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है जो सही, बता दे कि ये सही। शिज़ोफ्रेनिया है या हुँ, नहीं है। बल्कि इसके लिए जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री ली जाती है डिटेल सही। में और उसके अलावा हमारे पास इसका जो डिस्कशन से चीज़ों का पता डिस्कशन जो चलता भी है। साइकोलॉजिकल जी, असेसमेंट की जाती सही, है और कुछ टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल टूल्स जिनको कहा जाता है, ठीक है, कुछ प्रोजेक्टिव टेस्टिंग होती है। सही। प्रोजेक्टिव टेस्टिंग मीन्स कि कुछ ड्रॉ करवाया जाता है उस पर्सन हुँ, से, हुँ, वो जो ड्रॉ करता है उससे चीज़ें सामने आ रही होती हैं। फॉर ठीक, एग्जांपल हम HFD ड्रॉ करवाते हैं। सही, उसके अलावा एक और रोशाक टेस्ट है जो कि ठीक है, एक बहुत वैलिड समझा जाता है इसके लिए, सही। जिससे क्लियर सिम्टम्स हमें नज़र आने शुरू हो जाते हैं हुँ, कि इस पर्सन के साथ ये चीज़ है, इसकी थिंकिंग लेवल पे ये डिस्टर्बेंस है, इसका सही, थिंकिंग पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, सो इस तरह के कुछ टेस्ट हैं, इसकी एक कंबाइन जो हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है उसके ज़रिए हम इसको डायग्नोज करते हैं। ठीक है। ओके, मज़हर साहब, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि क्या शिज़ोफ्रेनिया का जो प्रॉब्लम है वो काबिल इलाज है? उसका उसका इलाज किया जा सकता है या फिर उसको मैनेज करना पड़ता है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि इसका बिल्कुल इलाज ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये काबिल इलाज बीमारी है, सही। लेकिन इसके लिए हमें एंटीसाइकोटिक्स हुँ, हुँ, ड्रग्स की तरफ जाना पड़ता है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है, सही, ठीक है? उसके साथ-साथ फैमिली का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फैमिली की सपोर्ट जो होती है वो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उनकी काउंसलिंग भी करना पड़ती है पेरेंट्स की, उनके केयर गिवर्स की, सही, सिबलिंग्स की, कि आपको किस तरह से इसको हेल्प आउट करना है अगर किसी ठीक, पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम है। सही। फिर उसके साथ साथ साइकोथेरेपी हुँ, हुँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सही, साइकोथेरेपी का भी प्रोसीजर जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता है। ठीक है। उसमें इंसान की सोच के ऊपर काम किया हुँ, जाता है। उसकी जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं उन थॉट्स को आल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, उसकी डेली रूटीन को इस तरह से स्केड्यूल किया जाता है कि उस पर्सन की जो थिंकिंग है, जो उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ पैटर्न उसकी लाइफ का हुँ, हुँ, बन चुका है, उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच जो है उसको सही, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए प्रॉपर एक प्लान बना के एक ठीक, साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी में ये इम्प्लीमेंट करता है। सही, सो मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी ठीक है। एंड रोल ऑफ पेरेंट्स जी। यानी वालदेन का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रोल एक ऑफ पेरेंट्स और दैट सिबलिंग्स यस या एग्जैक्टली आपके क्लोज फ्रेंड्स जो हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बहुत इसमें इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा मज़हर साहब, एक बात मैं डिस्कस करना चाहूँगी हमारी सोसाइटी के हवाला से। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो मशरिक़ में रहने वाले लोग हैं, हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शख्स को इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो फ़ौरन से कहा जाता है इस पे जिन्नात का यस साया है या आसिफ वग़ैरह कुछ हो गया है। तो इसको फ़लाँ बाबा के पास ले जाएँ, फ़लाँ जगह से तवीज़ करवा दें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेशेंट की सेहत पे किस तरह असरअंदाज़ होती हैं? जी, बिल्कुल इन चीज़ों से भी डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें मैल प्रैक्टिसेस हो बिल्कुल, रही हैं। बिल्कुल। तो लोगों को एक शायद ये एक आसान रास्ता नज़र आता है, सही। तो लोग इसकी तरफ भी चले जाते हैं। और इन मिस अदर इन्फॉर्मेशन वर्ड्स की हम वजह से क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लोग यस, दूसरी चीज़ लोग इस चीज़ को जो है वो ओन करने से भी डरते हैं कि यस, अगर हम इस तरह के किसी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे, ये एक जो डिसीजन होता है व्यूअर्स, ये बहुत बहादुर लोग लेते हैं।
खुद को अपनी बीमारी को, अपने प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, उसके बारे में जानना और फिर अपने फैमिली को बता के कि ये मेडिकल प्रॉब्लम है, फिर किसी साइकाइट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, ये एक बहुत बोल्ड स्टेप है। जी बिल्कुल। जी। और जो हमारी ये सेशन की सीरीज है अवेयरनेस के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, इसका भी पर्पस यही है कि आप लोगों को ये सिम्टम्स अगर किसी में नजर आते हैं, खुद में नजर आते हैं, जिस तरह फिजिकल बीमारियां होती हैं बिल्कुल उसी तरह से साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। सो इनका साथ साथ हम ये भी बताते जा रहे हैं कि इसकी मैनेजमेंट भी है, इसका ट्रीटमेंट भी है। सो इन चीज़ों के लिए कहाँ पे हमें जाना है, शर्म वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है। जिस तरह हम बाकी बीमारियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी पर्सन को अगर हार्ट का इशू है, किसी पर्सन को कोई डायबिटीज है, तो हमें कहीं पे शर्मिंदगी नहीं होती ये बताते हुए। इसी तरह से ये भी एक कंडीशन होती है, तो इसमें हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जिस तरह हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं कोई भी बीमारी हो, इसी तरह से साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए भी हमें बिला झिझक डॉक्टर से, एक साइकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी अपनी पर्सनल लाइफ उससे इफेक्ट हो रही है। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होगी, फिजिकल हेल्थ आपकी जितनी भी अच्छी है, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नजर नहीं आएगी, बिल्कुल नजर ही नहीं आएगी। अच्छा मोज़ेज़ साहब, हमें ये बताइएगा कि ये जो एक खौफ है लोगों में कि अगर हमने ये बात डिस्क्लोज कर दी कि हमें ये इस तरह का प्रॉब्लम है, एक मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, हम ज़हनी तौर पे बीमार हो गए, तो लोग हमें पागल का लेबल चिपका देंगे हम पे, या हम पे हंसेंगे। तो इस जो एक फियर है, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? आप थोड़ा सा लोगों को गाइड कर दें कि इससे इतना ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी में ये स्टिग्मा मौजूद है। सही। इवन किसी भी पर्सन को आप देखते हैं, उसको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू, इवन स्ट्रेस या डिप्रेशन भी है ना, बिल्कुल, तो ये एक नॉर्मल पर्सन को भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये आम तौर पे हमारी ज़िंदगी में नहीं हो रहा। हर इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये इतना कॉमन है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से आप इस फेज में चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्ट्रेंथ ये होती है हमारी आम लोगों की कि हम उस फेज से बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल। कुछ दिनों के बाद, सॉरी मोज़ेज़ साहब, मैं आपकी बात में इंटरप्ट कर रही हूँ। जब से हमने न्यूरो प्रॉब्लम्स का जिक्र करना शुरू किया है, मेरे ख्याल में ये वाहिद प्रॉब्लम है जिसके बारे में कहा गया कि इसकी जो है वो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बाकी सारे प्रॉब्लम्स को हमें मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसके इलाज पॉसिबल है। बिल्कुल। इसके लिए मेडिकेशन इसी वजह से प्रिस्क्राइब की जाती है, एंटी साइकोटिक, यानी साइकोसिस के, शिज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने के लिए ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको बैलेंस किया जा सकता है। जब बैलेंस करते हैं तो इंसान का रियलिटी कॉन्टैक्ट इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से वो दोबारा से वो बहाल हो जाता है। एग्जैक्टली। सो इसका ट्रीटमेंट भी है। तो हम बात कर रहे थे कि स्टिग्मा को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। नंबर 1, जो कि हम ये एक सेशंस की सीरीज कर रहे हैं, अवेयरनेस के सेशन कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि हमें सोसाइटी में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। टीवी शोज़ हों, सोशल मीडिया हो, हमारी सोशल गैदरिंग हो, हमारे डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर इकट्ठा होना हो, आपस में जो हमारा इंटरेक्शन होता है, हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, तो इसके ऊपर बात करनी चाहिए। जब तक हम एक ओपन डिस्कशन नहीं स्टार्ट करेंगे, इस स्टिग्मा को ब्रेक नहीं किया जा सकता। जितनी अवेयरनेस ज़्यादा होगी, लोगों में एक्सेप्टेंस आएगी, और दूसरों के लिए भी एक्सेप्टेंस आएगी कि अगर किसी के साथ ये इशू है, जैसा हम दूसरी बीमारियों के साथ लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ भी एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना है दूसरों को। तो इस स्टिग्मा को बिल्कुल ब्रेक किया जा सकता है। जिन सोसाइटीज़ में, जिन कंट्रीज़ में इसकी अवेयरनेस ज़्यादा है, ये देखा गया कि वहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़्यादा है और ये स्टिग्मा वहाँ पे कम है। सही। हमारी सोसाइटी में इसके ऊपर शायद इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, या जैसे हमने पहले बात की कि कुछ बाबा लोग हैं जिनके पास जाने का रुझान है, कुछ जो है इस तरह की अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो तवीज़, गांठे और ये जादू टूना करवा के हम जो मर्ज है उसको मजीद कम अज कम भी 80% बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल। अगर स्टार्ट में ही पता चल जाए कि ये एक बीमारी है और इसका ये इलाज है, तो स्टार्ट में जब उसके सिम्टम्स के ऊपर काम किया जाता है तो वो काफ़ी हद तक क्योर हो जाती है, मैनेज हो जाती है।
सही। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो एक्यूट होती जाती है, बिल्कुल ठीक। वो बहुत उसकी सिवियरिटी लेवल बढ़ता जाता है, फिर उसको मैनेज करने के लिए भी टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, फिर उसके लिए पेशेंस भी ज़्यादा चाहिए, फिर ट्रीटमेंट का दौरानिया भी बढ़ जाता है। सही। सो ये जितना हम डिले करते हैं उतना उतना ही वो बीमारी प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सीरियस हो हो जाती जाता है। है। सही, यस, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, शायद अगर शॉर्ट वर्ड्स में कहें तो बिल्कुल ऐसा ही है व्यूअर्स, जैसे हम कहते हैं बॉडी में रेड सेल्स कम हो गए, वाइट सेल्स कम हो गए या ज़्यादा हो गए, इस तरह की चीज़, बिल्कुल दिमाग भी आपके जिस्म का हिस्सा है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसमें भी केमिकल्स जो हैं वो जो एक बैलेंस्ड केमिकल बनाए गए हैं, ऊपर वाले ने आपको एक बैलेंस्ड बॉडी दी है, वो किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आजकल हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिस तरह की डाइट्स हम ले रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, कोई इतना हम ये नहीं कह सकते कि ये अब तो पता नहीं क्या होगा। हर एक मसले का हल होता है, और जब हम अपने आप को अपने आप का एनालाइज़ करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये कोई प्रॉब्लम है, ये कोई परेशानी है, और बहुत सी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं वो उनका कोई ना कोई हल होता है। एक बार फिर मौज़ूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपने दी। बहुत से लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों का शिकार हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स का, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं, और आई होप कि हमारे नाज़रीन जो हैं उनको बहुत फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोबारा फिर किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। जिस तरह थैंक यू। आप खुद से प्यार करते हैं, उसी तरह अपने इर्द-गिर्द रहने वाले दूसरे लोगों की भी रिस्पेक्ट करें और उनसे भी प्यार करें। खुदा हाफ़िज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.